मेरठ के एक घर का कोना और वहां रखा एक मामूली सा नीला प्लास्टिक का ड्रम। देखने में तो ये एक ऐसी चीज है जो मतलब हम सबके घरों में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन सोचिए अगर यही बेजान ड्रम एक ऐसी कहानी का सबसे बड़ा गवाह बन जाए जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया हो। आज हम जिस मामले की तह तक जा रहे हैं उसे मीडिया में ब्लू ड्रम मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो ब्लू ड्रम होमिसाइड, बिट्रेयल एंड द कस्टडी बैटल नाम की एक रिपोर्ट से ली गई है। तो आज हम मिलकर इस कहानी के किरदारों, घटनाओं और इसके पीछे छिपी इंसानी उलझनों को समझने की कोशिश करेंगे। और यही बात इस केस को इतना कॉम्प्लेक्स बनाती है। अगर ये सिर्फ एक जुर्म की कहानी होती तो शायद पुलिस स्टेशन में शुरू होकर अदालत में खत्म हो जाती, लेकिन ये कहानी तो जेल में एक बच्चे के जन्म के साथ एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां कानून के साथ साथ इंसानियत के भी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। चलिए फिर कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। इसकी बुनियाद में एक रिश्ता है। मेरठ का रहने वाला सौरभ राजपूत, उसके बारे में जो तस्वीर सामने आती है वो एक शांत और मेहनती लड़के की है। उसकी शादी हुई मुस्कान रस्तोगी से, और जैसा कि अक्सर होता है शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। बिल्कुल ठीक ठाक लगना और ठीक ठाक होना, इन दोनों में कई बार बहुत बड़ा फर्क होता है। बाहर से देखने पर यह काम शादीशुदा जोड़े की कहानी लग रही थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। हाँ, और ये बदलाव सौरभ महसूस भी कर रहा था। उसके और मुस्कान के बीच धीरे धीरे एक दूरी बन रही थी। कहते हैं कि वो इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, शायद इस उम्मीद में कि जो भी गड़बड़ है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक तरफ से कोशिश कर रहा था। और यहीं से असल दिक्कत शुरू होती है। रिश्तों में छोटी छोटी दरारें नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बातचीत कम हो जाए, जब एक पार्टनर दूसरे से कुछ छुपाने लगे, तो ये किसी बड़े तूफान की आहट जैसा होता है ना। सौरभ शायद इन दरारों को भरने में लगा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये दरारें असल में कितनी गहरी हो चुकी थी। और इसी खालीपन के बीच कहानी में एक तीसरे किरदार की एंट्री होती है, साहिल। तो इसी दौरान मुस्कान की जिंदगी में साहिल आया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और जल्द ही ये रिश्ता एक ऐसे राज में बदल गया जिसे सबसे छुपाया जा रहा था, खासकर सौरभ से। यहां तक कि कहानी भी हमें कई बार सुनने को मिलती है, एक शादीशुदा रिश्ते में किसी तीसरे का आना। लेकिन इस केस में जो बात दहला देती है वो इसके आगे का कदम है। ये कहानी सिर्फ धोखे पे नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं रुकी। और यहीं से ये मामला एक बेहद अंधेरे रास्ते पर निकल जाता है। पुलिस जांच के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जो मतलब किसी भी रिश्ते की कल्पना से परे है। उन्होंने सौरभ को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस बात पर एक पल रुककर सोचना बहुत जरूरी है। किसी को रास्ते से हटाने की साजिश रचना, ये गुस्से में उठाया गया कोई इंपल्सिव कदम नहीं होता। सही कहा। ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब है कि दो लोगों ने बैठकर इस पर बात की, इसके नतीजों के बारे में सोचा या नहीं सोचा, और फिर भी उस रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया। ये सिर्फ भरोसे का टूटना नहीं है, ये दिखाता है कि इंसानियत किस हद तक गिर सकती है। और फिर एक रात घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उस घटना के ठीक बाद जो पहली चीज मुस्कान और साहिल ने की वो थी शहर छोड़कर भाग जाना। ये अपने आप में एक क्लासिक साइकोलॉजिकल इंडिकेटर है। भाग जाना इस बात का कबूलनामा है कि आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया है और आप उसके अंजाम से डर रहे हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, उनका प्लान क्या था? क्या उन्हें लगा कि वो बस गायब हो जाएंगे और सौरभ की गुमशुदगी हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाएगी? शायद उन्होंने यही सोचा होगा, क्योंकि यहाँ मेरठ में सौरभ का परिवार बुरी तरह परेशान था। दिन बीतते जा रहे थे और सौरभ का कोई अता पता नहीं था। वो कहाँ है, किस हाल में है, कोई कुछ नहीं जानता था। घर में एक अजीब सा तनाव और डर का माहौल था जो हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। एक बेटे का यूं अचानक गायब हो जाना किसी भी परिवार के लिए सबसे बुरा सपना होता है। बिल्कुल। अक्सर अपराधी जुर्म करने के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसकी प्लानिंग उतनी मजबूत नहीं होती है। उन्हें लगता है कि वो सबसे ज्यादा होशियार हैं और कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन वो अक्सर पीछे कुछ ना कुछ सुराग छोड़ ही जाते हैं। और उनकी यही सोच गलत साबित हुई। सौरभ के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और जांच शुरू हो गई। पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की
और धीरे धीरे शक की सुई मुस्कान और साहिल की तरफ घूमने लगी। इसी जांच के सिलसिले में पुलिस की एक टीम मुस्कान के घर पहुंची। सोचिए उस वक्त का माहौल। पुलिस एक घर की तलाशी ले रही है, हर कोने को छान रही है, लेकिन उन्हें क्या ढूंढना है इसका शायद उन्हें भी ठीक-ठीक अंदाजा नहीं था। वो बस एक गुमशुदा इंसान का सुराग खोज रहे थे। बिल्कुल, तलाशी चल रही थी और तभी एक पुलिस वाले की नजर उस नीले प्लास्टिक के ड्रम पर पड़ी। अब घर में ड्रम मिलना कोई बहुत अजीब बात नहीं है, पानी भरने या सामान रखने के काम आता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि उस माहौल में, उस जगह पर वो ड्रम कुछ अलग, कुछ बेतुका सा लग रहा होगा? हाँ, इसे कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल डिसोनेंस, जब कोई चीज अपनी जगह पर होते हुए भी अजीब लगे। अच्छा, एक अनुभवी जांचकर्ता के लिए यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। उसका दिमाग तुरंत कहता है कि यहां कुछ गड़बड़ है। वो ड्रम वहां होते हुए भी आउट ऑफ प्लेस था। और उनका शक सही निकला। जब उस ड्रम को खोला गया तो उस घर में मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। सौरभ की गुमशुदगी का राज उस ड्रम के अंदर बंद था। एक ही पल में एक गुमशुदगी का मामला एक हत्या के मामले में तब्दील हो गया। और इसी वजह से, इसी एक ड्रम की वजह से इस केस का नाम पड़ा ब्लू ड्रम मर्डर केस। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का सबसे बड़ा गवाह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बेजान चीज थी। वो नीला ड्रम एक ऐसी खामोश गवाही दे रहा था जिसे अपराधी मिटा नहीं सकते थे। ये हमें सिखाता है कि आप सच को कुछ वक्त के लिए छिपा तो सकते हैं, पर हमेशा के लिए दफन नहीं कर सकते। वो निशान छोड़ ही जाता है। इस खुलासे के बाद पुलिस के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी। अब उनके मुख्य संदिग्ध मुस्कान और साहिल सिर्फ संदिग्ध नहीं, बल्कि मुख्य आरोपी बन चुके थे और वो फरार थे। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए टीमें बना दी। और भागकर कोई कहां तक जा सकता है, खासकर जब आपके पीछे पूरी पुलिस फोर्स लगी हो। ये बस समय की बात थी। सही कहा, ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही दिनों में पुलिस ने दोनों को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। वो शायद वहां एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रहे थे, लेकिन उनका अतीत उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया। तो अब दोनों पुलिस की हिरासत में थे। इसके बाद पूछताछ का दौर शुरू हुआ। और क्या उन्होंने पुलिस के सामने कुछ कहा? आमतौर पर ऐसे मामलों में आरोपी पहले तो कहानी को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सबूत इतने मजबूत हों जैसे इस केस में थे, तो ज्यादा देर टिक पाना मुश्किल होता है। और वो टिक भी नहीं पाए। रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में दोनों टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने पूरी कहानी बताई, कैसे उन्होंने मिलकर ये योजना बनाई, कैसे उसे अंजाम दिया और फिर कैसे सबूत मिटाकर शहर से भाग निकले। पुलिस जो कहानी बना रही थी, उनके कबूलनामे ने उस पर आखिरी मुहर लगा दी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। एक आम इंसान के लिए कबूलनामा मतलब केस खत्म, कहानी का अंत। हाँ जी। पर कानून की दुनिया में ऐसा नहीं होता। मतलब अगर उन्होंने खुद मान लिया है कि उन्होंने ये किया है, तो फिर और क्या साबित करना बाकी रह जाता है? ये एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये कानूनी लड़ाई की असली शुरुआत है, अंत नहीं। पुलिस के सामने दिया गया बयान अदालत में सबूत के तौर पर काफी नहीं होता। अच्छा। अदालत में केस को शुरू से साबित करना पड़ता है। अभियोजन पक्ष को सारे सबूत पेश करने होते हैं, गवाहों से सवाल जवाब होते हैं। हाँ जी। और बचाव पक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। तो कबूलनामा कहानी को एक दिशा जरूर देता है, पर मंजिल अभी बहुत दूर थी। और जब लग रहा था कि अब ये कहानी सिर्फ अदालत के दांव-पेच और सजा के इंतजार की रह गई है, तभी इसमें एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। ये एक ऐसा मोड़ जिसने इस क्रिमिनल केस को एक बेहद पेचीदा मानवीय कहानी में बदल दिया। गिरफ्तारी के कुछ महीनों बाद जेल में रहते हुए मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया। रिपोर्ट बताती है कि उसका नाम राधा रखा गया। एक हत्या के मामले के बीच में एक नई जिंदगी का आना, इसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। बिल्कुल। अब यह सिर्फ एक अपराध और उसकी सजा का मामला नहीं रहा। अब इस कहानी के केंद्र में एक मासूम बच्ची आ गई थी, जो दो तबाह हो चुके परिवारों और देश की न्याय व्यवस्था के बीच फंस गई थी। उसका इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसका पूरा आज और आने वाला कल इसी जुर्म के साये में तय होना था। और इसी के साथ एक नई और बहुत ही भावनात्मक लड़ाई शुरू हो गई। बच्ची का असली पिता कौन है? सौरभ का परिवार दावा कर रहा था कि बच्ची उनके बेटे की है, तो वहीं साहिल का परिवार भी उस पर अपना हक जता रहा था। ये स्थिति की जटिलता को दिखाता है। एक तरफ वो परिवार है जिसने अपना बेटा खोया है और शायद उस बच्ची में अपने बेटे का अंश देख रहा है। दूसरी तरफ वो परिवार है जिसका बेटा जेल में है, और इन सब के बीच
वो बच्ची है जिसे शायद ये भी नहीं पता कि उसके जन ने कितनी बड़ी कानूनी और नैतिक बहस छेड़ दी है। ये मामला इतना उलझ गया कि कोर्ट को दखल देना पड़ा। अदालत ने फैसला सुनाया कि बच्ची के पिता का पता लगाने के लिए डीएनए जांच करवाई जाएगी और जब तक ये सब तय नहीं हो जाता तब तक बच्ची की देखभाल कैसे होगी, इस पर भी फैसला लिया जाना था। एक मर्डर ट्रायल अब एक कस्टडी बैटल में भी तब्दील हो चुका था। तो आज की क्या स्थिति है? ये मामला अभी कहाँ खड़ा है? रिपोर्ट के हिसाब से मुस्कान और साहिल दोनों अभी जेल में हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है। और वो बच्ची राधा फिलहाल अदालत की अनुमति से अपनी मां के साथ जेल में ही रह रही है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, एक बिगड़ता हुआ रिश्ता, एक खौफनाक जुर्म और एक नई जिंदगी जो सलाहों के पीछे शुरू हुई, यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं? इसका बड़ा मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। ये केस एक सबक है कि कैसे भरोसा टूटने और गलत फैसलों के नतीजे इतने विनाशकारी हो सकते हैं कि उनका असर आने वाली पीढ़ियों तक पर पड़ता है। सही है। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये न्याय, जिम्मेदारी, माफी और सबसे बढ़कर ऐसे हालात में पैदा हुए एक बेकसूर बच्चे के भविष्य से जुड़े मुश्किल सवाल खड़े करती है। इस कहानी में कोई जीता नहीं है। हर कोई कुछ न कुछ और बहुत कुछ हार चुका है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने मेरठ में एक रिश्ते में आई दरार से शुरू हुई कहानी को देखा। ये सफ़र हमें एक नीले ड्रम में छिपे खौफनाक सच तक ले गया और फिर एक बच्ची के जन्म के साथ ये मामला कानूनी और इंसानी उलझनों के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जिसका सिरा खोजना बहुत मुश्किल है। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हमारी आज की चर्चा अपराध और उसके नतीजों पर केंद्रित रही, लेकिन एक सवाल भविष्य के लिए बाकी है। अदालत अपना काम करेगी, वो जुर्म और सजा तय कर देगी। डीएनए टेस्ट से यह भी पता चल जाएगा कि बच्ची का पिता कौन है। लेकिन एक सवाल का जवाब शायद कानून के पास भी नहीं है। उस बच्ची राधा के लिए असल में सही क्या है? उसका भविष्य कौन तय करेगा? वो बच्ची जो इस पूरी कहानी के साए में बड़ी होगी। कानूनी फैसला एक दिन आ जाएगा, लेकिन इंसानी कहानी उस फैसले के बहुत बाद तक चलती रहेगी।